हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉपिक एक्सप्लेन। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज की वीडियो में हम लोग हीट के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, हीट के बारे में कुछ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीट होते हैं, उन्हीं के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन दोस्तों, उष्मा का एसआई मात्रक क्या है? उष्मा का एसआई मात्रक जूल। पहले चलिए हम आपको थोड़ा उष्मा के बारे में बता देते हैं। उष्मा दोस्तों एक गर्माहट होती है जो कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या होती है, संचरित होती है। जैसे कि किसी दो अगर हमारे पास वस्तुएं हैं, एक ठंडी है एक गर्म है, दोनों को आपस में सटा दिया जाए तो उष्मा का संचरण तब तक होता रहेगा जब तक दोनों वस्तुओं की जो तापमान है वो समान न हो जाए। ठीक है, अब जब तक समान हो जाएगा तो उष्मा का संचरण स्थिर हो जाएगा। ठीक है, तो उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। उष्मा का एसआई मात्रक जूल और उष्मा का सीजीएस मात्रक कैलोरी, ये दोनों टर्म आप बिल्कुल ध्यान में बैठा लीजिए। उष्मा का सीजीएस मात्रक कैलोरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि ताप का एसआई मात्रक। उष्मा का दो मात्रक है, जो एसआई मात्रक जूल है और सीजीएस मात्रक केल्विन। और ताप का एसआई मात्रक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताप का एसआई मात्रक केल्विन। उसके बाद दोस्तों ये पूछा जाता है अक्सर इस टॉपिक से कि एक जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है? तो 0.24 कैलोरी के बराबर। एक जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है? 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, एक कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है? तो एक कैलोरी 4.18 जूल के बराबर। एक कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है? 4.18 जूल के बराबर। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, उससे आप डिटेल में पढ़ेंगे तो निकाल सकते हैं, मगर आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट ध्यान में बैठा के रखना है। तो आप इसको सीधे सीधे याद रखेंगे कि 1 किलो कैलोरी इक्वल टू होता है 4186 जूल। कितना? 4186 जूल। एक कैलोरी और किलो कैलोरी दोनों का आप याद रखेंगे। एक कैलोरी में इतना होता है और एक किलो कैलोरी में उतना होता है। अच्छा, सामान्य मनुष्य का तापमान कितना होता है? दोस्तों यहां से 3 क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभी एग्जाम पूछेगा कि सामान्य मनुष्य का तापमान डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? तो डिग्री सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस। या तो सामान्य मनुष्य का तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होता है? तो 98.6, या तो कहीं कहीं आपको 98 लिखा मिला रहेगा। और सामान्य मनुष्य का तापमान केल्विन में कितना होता है? तो 310 केल्विन, यानी 37 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 98 और ये 310 केल्विन। ये तीनों क्या है? तीनों जो उसे उष्मा मापने कई पद्धतियां, ठीक है, उसमें नॉर्मली डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन ही प्रचलित है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों उष्मा धारिता का मात्रक क्या है? दोस्तों उष्मा धारिता का मात्रक आपको 2 मिल सकता है उसमें ऑप्शन में। या तो लिखा रहा है किलो प्रति डिग्री सेल्सियस, या तो मिल जाएगा आपको किलो कैलोरी, क्योंकि जो यहाँ पे कैलोरी की बात हम लोग कर रहे हैं और किलो कैलोरी की बात कर रहे हैं। तो या तो उष्मा धारिता का एसआई मात्रक आपको किलो कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस मिल जाएगा, या तो किलो कैलोरी। ठीक है, दोनों याद रखेंगे। अच्छा, केल्विन पैमाने पर परम शून्य ताप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। केल्विन पैमाने पर परम शून्य तापमान का मान कितना होता है? 0 केल्विन, या तो 0 के। ठीक है, या तो दोस्तों इसी को -273.15, या तो 273 - 273 डिग्री सेल्सियस, या तो 0 केल्विन को ही -273 डिग्री सेल्सियस, या तो हमने एग्जैक्ट लिख दिया 1.5 डिग्री। ठीक है, डिग्री सेल्सियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, उष्मा का स्थानांतरण तरंगों के रूप में किस विधि में होता है? उष्मा नॉर्मली दोस्तों 3 में चलती है, चालन, संवहन, विकिरण। ठीक है, चालन जो होता है नॉर्मली ठोस में होता है, संवहन नॉर्मली जो होता है द्रव में होता है, और जो विकिरण होता है नॉर्मली गैस में होता है। ठीक है, और दोस्तों जो विकिरण होती है इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे जो सूर्य की रेज है वो विकिरण के माध्यम से ही हमारे धरती पर आती है, क्योंकि बीच में तो निर्वात है। तो ये विकिरण, तो हीट में जो विकिरण होती है उसको क्या बोलते हैं? वो तरंग के रूप में चलती है। विकिरण आप देखेंगे, बहुत चिलचिलाती हुई धूप रहेगी या तो कोई वस्तु बहुत ज्यादा गर्म हो तो उसमें से विकिरण निकलता है टेढ़ा मेढ़ा, उसी को विकिरण बोलते हैं। तो वो क्या करता है? तरंग के रूप में चलता है, हिलता डुलता रहता है। अच्छा, 0 डिग्री सेल्सियस पर जल को गर्म करने पर, यहाँ लिख रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर जल को गर्म करने पर आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे जल है हमारा और उसको आप अगर गर्म कर रहे हैं
तो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस, जब 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक जल जाए गर्म होगा ना, तो उसका आयतन अचानक सिकुड़ेगा, यानी जल का जो आयतन है वो सिकुड़ेगा। तो जब किसी चीज का अगर आयतन सिकुड़ता है तो क्या करता है, संघन हो जाता है। तो इसी प्रकार से 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक जल का आयतन क्या करेगा, घटेगा। पहले उसका आयतन क्या करेगा, घटेगा, उसके बाद बढ़ता है, उसके बाद वो फैलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जल का जो घनत्व होता है सबसे ज्यादा कब होता है। तो दोस्तों जल का जो घनत्व है ना, क्योंकि आयतन जब बिल्कुल कम होगा, किसी चीज को आप बिल्कुल कंप्रेस करके उसका आयतन कम कर दीजिए तो उसका जो घनत्व है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, घना हो जाएगा। तो ठीक है, तो इसी प्रकार पानी या जल का सर्वाधिक घनत्व कब होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस, जब आयतन कम होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये इस टाइप से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। सर्दियों में रंगीन कपड़े हम क्यों पहनते हैं, या तो उसके फायदे क्या। दोस्तों जो रंगीन कपड़े होते हैं उष्मा का अवशोषण अत्यधिक करते हैं, यानी उष्मा को बहुत ज्यादा सोख लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। इसीलिए हम सर्दियों में क्या करते हैं, रंगीन कपड़े पहनते हैं। और इसी के विपरीत गर्मी में सफेद कपड़े क्यों पहनते हैं। दोस्तों श्वेत कपड़ा जो होता है ना, उष्मा का अवशोषण सबसे कम करता है। या तो श्वेत वस्त्र में रिफ्लेक्ट मतलब उष्मा आएगी और टकरा के वापस चली जाए, उसके अंदर प्रवेश नहीं करती, अवशोषित नहीं होती। इसीलिए क्या होता है, ज्यादा कंफर्टेबल गर्मियों में सफेद वस्त्र होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो उष्मा का अवशोषण सबसे कम करते हैं या तो न्यूनतम करते हैं। अच्छा, इसी तरह पिंड पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि किसी वस्तु या पिंड की अगर सतह चिकनी हो तो वहां पे उष्मा का क्या प्रभाव पड़ेगा। सतह बिल्कुल चिकनी है तो वहां उष्मा का जो अवशोषण है वो निम्नतम होगा। क्या, उष्मा उसमें घुसी नहीं पाएगी, परावर्तित तुरंत हो जाएगी। और अगर किसी वस्तु की जो सतह है वो बिल्कुल खुरदुरी हो तो वहां पे क्या, अगर सतह खुरदुरी है तो सर्वाधिक अवशोषण या सबसे ज्यादा उष्मा का अवशोषण क्या करती है, काली वस्तुएं करती है। कौन सी, काली वस्तुएं सबसे ज्यादा उष्मा को अवशोषित कर लेती है। अच्छा, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन और बनता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर 100 डिग्री सेल्सियस पे जितना खतरनाक पानी नहीं होता है, यानी आप 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर अचानक किसी का हाथ चला जाए तो उतना नहीं जलेगा जितना 100 डिग्री सेल्सियस के भाप में उसका हाथ जाएगा, बिल्कुल झुलस जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि तापमान तो वहां पे 100 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों ऐसा इसलिए होता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे जो जल का भाप होता है उसमें भाप की जो गुप्त उष्मा होती है ना, वो बिल्कुल छुपी होती है। गुप्त उष्मा 100 डिग्री भाप में वही झुलसा देती है। तो ये इतने क्वेश्चन आप बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसका पीडीएफ नोट्स आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, वहां से मिल जाएगा। तो अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।